तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जो सी टेट के लिए हमारी क्लास चली हुई थी, तो इससे पहले जो हम काम है वो कर चुके हैं। तो जो क्वेश्चन है वो उससे पहले की 3 क्लासेस हैं, उम्मीद करते हैं आपने देखी होगी। यदि नहीं देखी है तो देख ले। और एक बार पहली बार यदि चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल पर जो है शिक्षा मनोविज्ञान की, विज्ञान की, गणित की, ठीक है, पर्यावरण की सभी प्रकार की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहां जाकर वीडियो देख सकते हो और नई वीडियो भी आती रहेगी। तो आज हम अपना शिक्षा मनोविज्ञान का जो सीटेट के लिए सीरीज चली हुई है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं स्टार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर अच्छे से आपको एक बार दिखा देता हूं कि क्वेश्चन आपका ये है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, देखिए, ठीक है। इसका क्वेश्चन आपका, पहले आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड कीजिएगा। क्वेश्चन है आपका कि मूल्यांकन प्रक्रिया में, ठीक है, क्वेश्चन है आपका मूल्यांकन प्रक्रिया में प्रश्न प्रकारों का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है विभिन्न कौशलों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है छात्रों के गहन ज्ञान को मापन करने के लिए किया जाता है। चौथा ऑप्शन है विचारशीलता और सृजनशीलता का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट है आपका मनोवैज्ञानिक विचारधारा का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। तो 4 जो ऑप्शन हैं वो हमारे ये आपके सामने रखे गए हैं, ठीक है, चारों ऑप्शन। तो आपको बताना है इसके अंदर से कि भाई मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है, प्रश्नों का जो उपयोग करते हैं उसके अंदर हम, ठीक है, वो क्यों किया जाता है। विभिन्न कौशलों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, छात्रों के गहन ज्ञान का मापन करने के लिए किया जाता है, विचारशीलता और सृजनशीलता का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, मनोवैज्ञानिक विचारधारा का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है आपका, ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर आपका ठीक हो जाएगा, विभिन्न कौशलों के मूल्यांकन के लिए। तो जो मूल्यांकन है उसके अंदर हम किसी एक पॉइंट पर ध्यान नहीं देते, ठीक है ना। जो मूल्यांकन है हमारा, ठीक है, मूल्यांकन के अंदर हम किसी एक पॉइंट पर ध्यान नहीं देते। उसके जो विभिन्न कौशल्स होते हैं, ठीक है ना, विभिन्न कौशल्स होते हैं, उसने उनमें कितना प्राप्त किया या कितना नहीं किया, उन सब का इसके अंदर क्या किया जाता है, अंक आकलन किया जाता है, ठीक है ना। कितना किया उन सबको आंका जाता है अच्छे तरीके से, ठीक है। एक्सप्लेनेशंस इस क्वेश्चंस की देख लेते हैं हम। एक्सप्लेनेशंस क्या कहती है, वैसे तो मैंने आपको कर दिया, तो एक बार एक्सप्लेनेशंस भी देख लेंगे। एक्सप्लेनेशन कहती है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के विभिन्न कौशलों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। विभिन्न कौशलों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से छात्रों के ज्ञान, विचारशीलता, सृजनशीलता, विचार प्रवृत्ति, समस्या समाधान कौशल और मनोवैज्ञानिक विचारधारा का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है ना। तो इसके सारे के सारे जितने भी कौशल होते हैं ना, सबका मूल्यांकन करते हैं इसके अंदर, ठीक है। उम्मीद करते हैं भाई आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि स्पंदन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 हमें बोलता है कि स्पंदन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका पहला ऑप्शन है छात्रों की अभिव्यक्तिक विकास का समर्थन करना। नेक्स्ट है स्वास्थ्य और उच्च स्तरीय शिक्षा को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है छात्रों की गतिविधियों को विश्लेषण करना। और लास्ट ऑप्शन नंबर 4 है आपकी संगठनशीलता और प्रबंधन का समर्थन करना। तो जो स्पंदन हमारी शिक्षा एजुकेशन होती है, ठीक है, यदि मैं उसकी बात करता हूँ तो उसका आंसर हो जाएगा छात्रों के व्यक्तिगत विकास का समर्थन करता, ठीक है, कि उसने कितना पर्सनालिटी डेवलपमेंट उसका कितना हुआ है, इन चीज़ों का करना आपका काम आता है, ठीक है। तो इसकी विश्लेषण है वो देख लेते हैं, विश्लेषण क्या कहता है, ठीक है। थोड़ा सा सेट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से दिख जाए।
विश्लेषण क्या कहता है कि स्पंदन शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है छात्रों को छात्रों के व्यक्तित्व विकास को समर्थन करना। इसमें शिक्षार्थियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाता है। किस प्रकार का बढ़ावा दिया जाता है इसमें? मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाता है। स्वास्थ्य को इसके अंदर बढ़ावा दिया जाता है। उनकी व्यक्तिगत गतिविधियों का समर्थन किया जाता है। उनकी व्यक्तिगत गतिविधियों का समर्थन किया जाता है। व्यक्तिगत गतिविधियां क्या क्या कर रहा है वो, खुद पर्सनली तौर पर क्लास के अंदर क्या है, ग्राउंड में उसकी क्या है, इन सब चीज़ों को भी इसके अंदर देखा जाता है। ठीक है। और उनके सामाजिक और इंटरपर्सनल कौशल, ठीक है ना, वो और उनको देखा जाता है कि सामाजिक तौर से देखा जाता है कि सामाजिक रूप से वो बच्चा कितने इंटरनल यानी उसके खुद के इंटरनल स्किल डेवलप कर पाया है, विकसित कर पाया है। इन सब चीज़ों को हम इसके अंदर देखते हैं। ठीक है। ये सब के सब किसके कार्य है? हमारे स्पंदन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य है। ये सब के सब क्या है? हमारे स्पंदन शिक्षा है, इसके मुख्य उद्देश्य बोल सकते हो आप इसके अंदर कि ये सब के सब क्या है? स्पंदन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हैं। ठीक है ना, जो अभी हमने डिस्कस किए हैं आपके साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। सीटेट के पूरे चांस रहते हैं इनके आने के, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। पूरी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करूँगा कि ताकि आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को शो हो सके। तो हमारा क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है कि समस्या समाधान शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? कहता है कि समस्या समाधान शिक्षा का समस्या समाधान किसी चीज़ को सोल्व करना। ठीक है। पूछता है कि उस शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? पहला है समस्याओं के निराकरण का समर्थन करना। सेकंड ऑप्शन है हमारा छात्रों की विचारशीलता का विकास करना। नेक्स्ट है हमारा स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा देना। और लास्ट है संगठनशीलता और प्रबंधन का समर्थन करना। तो देखिए भाई, जो समस्या समाधान की यदि मैं बात करता हूँ तो उसका मुख्य उद्देश्य है वो समस्याओं के निराकरण का समर्थन करना होता है। क्या काम होता है? वो होता है कि समस्याओं का जो निराकरण मतलब सोल्व कर देना, उनका समर्थन करना होता है कि किस तरह बच्चों को कोई समस्या ना आए और किस प्रकार उसको बच्चा है जो पूरी तरीके से उसको सोल्व करेगा। ठीक है। तो एक्सप्लेनेशंस हैं। ठीक है। एक्सप्लेनेशंस इसकी अच्छे से देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोई भी एक्सप्लेनेशंस जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसी से क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के 2 या 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं यदि अच्छे तरीके से हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो। ठीक है। तो समस्या समाधान शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? वो है समस्याओं का निराकरण करना। ठीक है। कैसे करना? इसके माध्यम से छात्रों को समस्याओं को छात्र क्या कर सकता है? समस्या को समझ सकता है, उनका विश्लेषण कर सकता है। ठीक है। और उनका समाधान ढूंढ सकता है। ऐसे कौशल डेवलप किए जाते हैं कि बच्चा है, प्रॉब्लम क्या है उसको समझे, विश्लेषण करे उसका, और जो समस्या समाधान है उसको ढूंढने का कोशिश करे। ठीक है। ऐसे कौशल उनमें डेवलप किए जाते हैं। ठीक है। उन्हें समस्याओं का समय समय पर निराकरण करने की क्षमता प्रदान की जाती है और विचारशीलता और नवाचार की प्रेरणा दी जाती है।
ठीक है, इस प्रकार समस्याओं का जो समाधान है इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक बच्चे के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 17 था, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, बहुत ही शानदार सीरीज है भाई दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, सारे के सारे देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा गया है कि व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया में कौन कौन से कारक शामिल होते हैं। क्वेश्चन है आपका, दोबारा से देख लिए कि व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया में कौन कौन से कारक शामिल होते हैं। ठीक है, यदि मैं बात करता हूं, फर्स्ट ऑप्शन बाहरी परिस्थितियां शामिल होती है, दूसरा ऑप्शन आदान प्रदान, ठीक है, तीसरा ऑप्शन संबंध और चौथा ऑप्शन सभी वर्गों में। तो इसका जो आंसर है भाई आप समझ ही चुके होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सभी वर्गों में। तो व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया में कौन कौन से बाहरी परिस्थितियां भी शामिल होती हैं, आदान प्रदान, सभी कारक जो है इसके अंदर शामिल होते हैं। और बातें हैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन से हम आपको क्लियर करते हैं कि कैसे होते हैं। ठीक है, जो हम बात करते हैं किसी भी व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया में बाहरी परिस्थितियां, आदान प्रदान और संबंध, सभी वर्गों को शामिल किया जाता है। यह प्रक्रिया छात्रों के मनोवैज्ञानिक, भावात्मक, सामाजिक और शारीरिक विकास का समर्थन करती है। यह छात्र के किन किन चीज़ों का करती है? यह छात्र के मनोवैज्ञानिक, लिख देता हूँ मैं, माफ़ कीजिएगा, मनोवैज्ञानिक, छात्रों के मनोवैज्ञानिक, भावात्मक, सामाजिक और शारीरिक विकास इन चीज़ों के विकास का समर्थन करती है। जो व्यक्तित्व विकास की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, जो व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया होती है, ठीक है, मैं ग्रीन कलर से मेंशन कर देता हूँ आपकी, मैं ग्रीन कलर से मेंशन कर रहा हूँ कि व्यक्तित्व विकास की जो प्रक्रिया होती है ये किन किन चीज़ों को शो करती है। एक छात्र के अंदर क्या क्या हो, देख लीजिएगा, मनोवैज्ञानिक रूप से भावात्मक, सामाजिक और शारीरिक विकास, इन चीज़ों का समर्थन कौन सी प्रक्रिया करती है? हमारी व्यक्तित्व विकास। यानी व्यक्तित्व विकास का मतलब क्या होता है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ठीक है, अब बाहरी परिस्थितियां छात्रों के, अब यदि मैं बात करता हूं किसकी, बाहरी परिस्थितियों की, ठीक है, बाहरी परिस्थिति बात करता हूँ, छात्रों के आसपास के माहौल को प्रभावित करती है। यानी जो बाहरी परिस्थितियाँ होती है वो छात्रों के आसपास के प्रभाव को, वो जो माहौल है उसको प्रभावित करती है। आदान प्रदान, उनकी संवेदनशीलता। आदान प्रदान क्या है? जैसे बच्चा क्लास के अंदर है, एक बच्चा पेंसिल भूल गया, वो दूसरे से मांगता है, तो उसमें उसकी क्या चीज़ है? संवेदनशीलता और समझशीलता। भाई उसको देनी है, अब उसको दे दी तो अपनी पेंसिल को वापस भी लेना है, ठीक है ना, तो समझशीलता को भी प्रभावित करता है। और संबंध उनके और आपसी रिलेशन जो उनके बन जाते हैं, ठीक है, यदि मैं उनकी किसकी बात करूं, उनके संबंध की बात करूं, तो उनके आपसी रिलेशंस की बात करूं, तो वो संघर्ष, सहयोग और अनुभव को बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। संघर्ष देखा होगा आपने, कई बार बच्चों की क्लास में लड़ाई हो जाती है बहुत ज़्यादा। और सहयोग क्या भी, वो एक दूसरे को क्या है, हेल्प भी करते हैं। ऐसी बात नहीं होती है कि वो लड़ाई करते हैं, सहयोग भी करते हैं। और अनुभव से क्या है, उसको पता लगता है कि कौन सा बच्चा क्या मेरे साथ किस प्रकार से, और कौन सी क्लास, अब किस क्लास में है, मेरी हिंदी की क्लास है तो मुझे हिंदी पढ़ना चाहिए, साइंस की बुक। कई बच्चे आपने देखा होगा जो क्लास लगी हुई होती है वो मैथ की होती है, लेकिन मैथ की अच्छी उनको समझ नहीं आती, तो वो क्या है, हिंदी पढ़ने लग जाते हैं, अपना और कोई काम जो होमवर्क दिया हुआ होता है वो लग जाते हैं करने, जो कि कतई ही गलत है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये सब आती है आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर।
उम्मीद करता हूँ भाई आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। अपना एक्सप्लेनेशंस बहुत हो गई। ठीक है, और इतनी एक्सप्लेनेशंस आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए आप लास्ट तक। ठीक है, नेक्स्ट आपका अवधारणात्मक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अवधारणात्मक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, पहला है स्वतंत्रता की प्राप्ति, दूसरा है रचनात्मक सोच का विकास, तीसरा है आपका समस्याओं के निराकरण का कौशल, और हमारा नेक्स्ट है सामाजिक और इंटरपर्सनल कौशलों का विकास। ठीक है, अब देखो अवधारणात्मक विकास, अवधारणात्मक विकास की बात कर रहा है तो अवधारणा कब बना सकेगा? जब एक बच्चा रचनात्मक तरीके से सोचेगा, यानी जब उसके अंदर क्या होगी, मैं सिंपल भाषा में बात करूं, अवधारणात्मक विकास कब होगा? जब उस बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी होगी। ठीक है ना, ये क्रिएटिविटी का क्वेश्चन है। जब बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी होगी, जब वो दूर की सोच सकेगा, और इस प्रकार के गुण जब उसमें विकसित होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन आपका जो है बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा रचनात्मक सोच का विकास, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशंस क्या बोलती हैं? एक्सप्लेनेशंस हमें कहती है कि अवधारणात्मक विकास के लिए, ठीक है ना, अवधारणात्मक विकास के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है? रचनात्मक सोच। रचनात्मक सोच, रचनात्मक सोच का मतलब भाई क्रिएटिविटी होनी चाहिए उसके अंदर। क्या होना चाहिए उसके अंदर? क्रिएटिविटी होना चाहिए उसके अंदर। क्रिएटिविटी को डेवलप करने की उसके अंदर शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है छात्रों की विचार शक्ति। नेक्स्ट है छात्रों की विचार शक्ति, वो कितना सोच कर सकते हैं, उनकी थिंकिंग पावर कितनी है, उनकी थिंकिंग पावर कितनी है। ठीक है ना, थिंकिंग पावर कितनी है। ठीक है, थिंकिंग पावर कितनी है उन बच्चे की। क्रिएटिविटी, पहली बात मैंने क्या बताई थी उसके अंदर कि भाई कितनी क्रिएटिविटी है उसके अंदर। सेकंड, थिंकिंग पावर कितनी है उसके अंदर। ठीक है, और समस्याओं का निराकरण का कौशल, और समस्याओं के निराकरण का कौशल, यानी वो किस हद तक समस्याओं को सोल्व कर सकता है, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग कितनी है उस बच्चे की, ये चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। रचनात्मक सोच के माध्यम से छात्रों को स्वतंत्र और आविष्कारी रूप से सोचने की क्षमता प्राप्त होती है। तो ये अवधारणात्मक विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं अवधारणात्मक विकास की यदि मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? अवधारणात्मक विकास की। ठीक है, अवधारणात्मक विकास की, तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है? ठीक है, सबसे पहले तो क्रिएटिविटी होनी चाहिए बच्चे में। ठीक है ना, क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उसकी रचनात्मक सोच होनी चाहिए। रचनात्मक सोच बच्चे की होनी चाहिए। ठीक है, और थिंकिंग पावर होनी चाहिए बच्चे में। क्या होनी चाहिए? थिंकिंग पावर बच्चे में होनी चाहिए। ठीक है, थिंकिंग पावर में यानी उसका सोचने का तरीका, आसान भाषा में लिखता हूँ मैं एक्सप्लेनेशन को, सोचने का तरीका क्या है वो होना चाहिए। ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है भाई? वो किस प्रकार से समस्या का समाधान कर सकता है। ठीक है ना, समस्या समाधान जिसे बोलते हैं, वो समस्या समाधान की कौशल उसके अंदर विकसित होना चाहिए। और नवाचार की प्रेरणा, यानी जो मोटिवेशंस है कुछ नया करने की, वो होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, ये सारे जो अवधारणात्मक विकास है उसके लिए ज़रूरी है। और इससे जो बच्चा है रचनात्मक सोच के माध्यम होगी या अवधारणात्मक विकास होगा, उससे बच्चा क्या है, बिल्कुल फ्रीडम बच्चे को होगी वो सोचने की, और कुछ सोचेगा और आविष्कारिक रूप से वो सोचने की क्षमता उसके अंदर डेवलप्ड होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपका क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन पर चलते हैं हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए क्वेश्चन कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला है शिक्षा प्रक्रिया की व्याख्या करना, शिक्षार्थियों की समझ में मदद करना, शिक्षा में नवाचार को प्रोत्साहन करना, शिक्षा आधारित मानसिक विकास का समर्थन करना। ठीक है, तो शिक्षा जो मनोविज्ञान है दोस्तों, यदि मैं इसकी बात करता हूँ तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा आधारित मानसिक विकास का समर्थन करना। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशंस की। तो एक्सप्लेनेशंस है आपके सामने, आप एक्सप्लेनेशन को एक बार देख लेते हैं हम कि क्या इसके अंदर दिया हुआ है कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य, ठीक है ना, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य यदि मैं बात करता हूँ वो है शिक्षा आधारित, यानी शिक्षा के अनुसार कि बच्चे को क्या चाहिए क्लास के अंदर, क्या उसके पढ़ने से लिखने से शिक्षा देने से उसका मानसिक शारीरिक और व्यक्तिगत क्या क्या विकास हो सकता है, इन चीज़ों का सबका समर्थन करना शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, यह छात्रों के मानसिक विकास को समर्थन करता है, संज्ञानात्मक कोग्निटिव पावर बढ़ाता है, संवेदनशीलता को बढ़ाता है, समर्थ बनाता है, उसको कैपेबल बनाता है। ठीक है, और क्रिएटिविटी उनके अंदर आती है। ठीक है, और ये सब काम आएंगे तो उनके अंदर क्या होगी, विचारशीलता होगी, नवाचार होगा, संवेदनशीलता होगी, सामाजिक योग्यता उनके अंदर, बच्चों के अंदर क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने सी-टेट, एस-टेट, रीट, रेस सबके लिए जो भी जिसमें भी शिक्षा मनोविज्ञान पूछा जाता है उसके लिए हमने ये क्लास ली है। और ये उम्मीद करता हूँ सभी प्रकार की जहाँ पर भी शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन, साइकोलॉजी या चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी पूछी जाती है, ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ आपका समय खराब न करते हुए मैं आपको विदा लेना चाहता हूँ दोस्तों। जय हिंद।